जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस सेट 1 के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस सेट 1 का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन 13 से 25 तक की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी इन साइंस सेट का PDF चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आज शाम में ही आपका दूसरा साइंस सेट डाला जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे और उसका डिस्कशन आपको कल के वीडियो में मिल जाएगी। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु, और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर शुद्ध पदार्थ हम लोग किसको बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ हम लोग किसको बोलेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा केमिस्ट्री के भाषा में कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल जो है वो क्या हो सकता है सर। तो सर तत्व और यौगिक जो हैं, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, तो शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर अशुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अशुद्ध पदार्थ को हम लोग केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम सभी कहते हैं वैसा पदार्थ जो अलग अलग तरह के कणों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखना अशुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल कौन होता है, तो सर मिश्रण होता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है चीनी का घोल। आप सबों को मालूम है कि चीनी का घोल जब भी बनेगा तो चीनी और पानी के मिश्रण से बनेगा, और चीनी का जो घोल होगा वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो सर ये तो मिश्रण के कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मीथेन। आप सबों को मालूम है कि मीथेन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो मीथेन जो है वो क्या है, आप सभी कहेंगे सर ये तो यौगिक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो मीथेन एक यौगिक है और यौगिक शुद्ध पदार्थ होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में दूध भी है, मिल्क भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि दूध जो है ये किसका उदाहरण है। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दूध किसका उदाहरण है। आप सभी कहेंगे कि सर दूध जो है ये इमल्सन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है सर, इमल्सन का उदाहरण है। साथ ही साथ आप ध्यान में रखना कि दूध जो होता है वो कौन सा विलयन होता है सर, तो सर ये कोलाइडी विलयन होता है, यानी कि कोलाइडी सॉल्यूशन होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि दूध का pH वैल्यू कितना होता है। आप सभी एक छोटा सा लाइन ध्यान में रखना कि जब आप दूध पी करके मोटे ताजे हो जाओगे तो किसी का भी छक्का छुड़ा सकते हो। तो छक्का छुड़ाने से आप याद रख लेना कि दूध का जो pH वैल्यू होता है वो होता है 6.6। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये चीज़ मालूम ही होगा कि दूध पीने से क्या होता है सर, हड्डी मजबूत होती है, और हड्डी को मजबूत होने के लिए किस तत्व की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दूध निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। आप सभी कहेंगे कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में वायु भी है। तो वायु क्या है सर, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। भाई मेरे आप सभी बार बार याद करते रहते हो कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, यानी कि वायु जो है वो बहुत सारे गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो जाहिर सी बात है कि वायु क्या होगा सर, मिश्रण होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो आपका पानी होता है उसके 5 अणु का द्रव्यमान कितना होगा, 5 अणु का द्रव्यमान कितना होगा।
आप सभी कहेंगे सर ये कैसे बनेगा? बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि पानी के 1 अणु का द्रव्यमान कितना होता है तो आप 5 अणु का द्रव्यमान आसानी से निकाल लेंगे। बिल्कुल सर, आप सबों को मालूम है कि पानी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। और आप सभी ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सर? तो जिस यौगिक के बारे में बात किया जाएगा उसका आप अनुभार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे सर? अनुभार निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे? पानी का अनुभार निकालेंगे। और अनुभार कैसे निकालते हैं? तो किसी भी यौगिक में जितने परमाणु होते हैं उन सब का द्रव्यमान को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो उस यौगिक का अनुभार आ जाता है। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे लीजिए 1 गुना 2 लिख दिए। आप सबों को ये भी मालूम होगा कि ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप सभी कहते हैं सर 16, तो लीजिए इसमें हम लोग 16 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर 18 हो जाएगा। यानी कि पानी के 1 अणु का द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है 5 अणु का द्रव्यमान कितना होगा? आप कहेंगे सर 90 ग्राम हो जाएगा। 18 पंचे 90। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है K कोस, M कोस, N कोस, L कोस। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले आवर्त में जो 2 तत्व उपस्थित होते हैं उसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस कोस में उपस्थित होते हैं? आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो हमको ये मालूम करना होगा कि पहले आवर्त में कौन से 2 तत्व उपस्थित होते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके आवर्त सारणी के पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होता है। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सर 1 होता है। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। आप सबों को ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उस तत्व में उतना ही क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। हालांकि परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन हम सभी कहते हैं परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कंसेप्ट इजाद करते हैं कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। आप सभी कह रहे हैं कि सर पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित है और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो इसमें क्या होगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बात करते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किस कोष में होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस कोष में होगा। जब हम लोग किसी भी परमाणु के लिए उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो हम सभी कहते हैं सर परमाणु का जो आकार होता है वो गोलीय होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके बीच में क्या होगा? आप सभी कहेंगे नाभिक होगा। ध्यान में रखिएगा कि नाभिक से जो सटा हुआ कक्षा होता है उसको हम लोग के सेल कहते हैं या हिंदी में के कोष कहते हैं। और नाभिक के बाद का जो कक्षा होता है उसको हम लोग एल कोष कहते हैं या एल सेल कहते हैं। और इसके बाद जो कक्षा होता है उसको हम लोग एम कहते हैं और फिर इसके बाद जो होता है उसको हम लोग एन कहते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सर 2n² के रूप में होती है, जहां पे n क्या है? तो सर n जो है वो कक्षा संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि अगर k मेरा पहला कक्षा है तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? आप सभी कहेंगे सर 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी तरह दूसरे कक्षा में कितना रह सकता है? तो आप सभी कहेंगे 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन ये सब तभी भरेगा जब हमारे पास उतना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो किस कोष में उपस्थित होंगे। आप सभी कहेंगे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो सर k में रहना चाहिए 2, लेकिन इसके पास 1 ही है, ये सर k कोष में ही भरा जाएगा। अब फिर बात करते हैं हीलियम की। आप सभी कह रहे हैं कि सर k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही। इसका मतलब ये हुआ कि आपके आवर्त सारणी में जो पहले आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कोष में होंगे? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी k कोष में होंगे। किस कोष में होंगे सर? के कोष में होंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या कितनी है? आप सभी कहेंगे सर आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या 7 है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आप सभी कहेंगे सर आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है।
ध्यान में रहे, ये आप तभी कहेंगे जब आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही होगी। जब आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही होगी तब आप सभी क्या कहेंगे कि सर आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। लेकिन जैसे ही मेंडलीव के आवर्त सारणी की बात करी जाए आपसे, जैसे ही मेंडलीव के आवर्त सारणी की बात करी जाए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आप सभी कहेंगे सर आवर्तों की संख्या तो समान होगी, यानी कि आवर्त की संख्या मेंडलीव के आवर्त में भी क्या होगा, 7 ही होगा। लेकिन मेंडलीव के आवर्त में वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सर मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 हो जाएगी। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक केटायन है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, अमोनियम, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा केटायन है। आप सभी कहेंगे कि सर ये केटायन क्या होता है, ये केटायन क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है केटायन और एक होता है आपका एनायन। एक क्या होता है सर, एनायन। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो केटायन होते हैं वो क्या होता है सर, धनात्मक आवेश वाले होते हैं, और जो आपका एनायन होता है वो क्या होता है सर, ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन को केटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केटायन है। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोनेट। तो ध्यान में रखिएगा कि कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CO3 - कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3 - आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा सर, ऋणायन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन हाइड्रोक्साइड। आप सबों को मालूम है कि हाइड्रोक्साइड के लिए क्या फार्मूला होता है, तो सर OH-। यहाँ भी देख रहे हैं क्या लगा हुआ है सर, तो माइनस लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा सर, ऋणायन हो जाएगा, यानी कि एनायन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नाइट्रेट। ध्यान में रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है NO3-। आप यहाँ भी देख रहे हैं माइनस लगा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है सर, ऋणायन है। फिर आपका अगला है सर अमोनियम, और ध्यान में रखिएगा कि अमोनियम के लिए क्या फार्मूला होता है, NH4+। तो आप सभी क्या कहेंगे, सर हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा केटायन है, और आप कह रहे हैं कि अमोनियम का सूत्र होता है NH4+, यहाँ पे पॉजिटिव आयन है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका अमोनियम है ये आपका रेडिकल्स है, मूलक है, और आप यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला देख रहे हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं, मूलक कहलाते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अमोनिया क्या है, ध्यान में रखिएगा अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो ये आपका क्या है, मूलक है या यौगिक है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अमोनिया जो है ये एक यौगिक है। अमोनिया क्या है सर, यौगिक है। अच्छा एक बात और, आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होगी, संयोजकता कितनी होगी, इस पे जितना ऋणात्मक या धनात्मक आवेश है उसकी संयोजकता क्या होगी, उतनी ही होगी। जैसे कि कार्बोनेट पे 2- है तो कार्बोनेट की वैलेंसी 2 हो जाएगी, नाइट्रेट पे 1- है तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1 हो जाएगी, OH पे 1- है तो सर इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, NH4 पे 1+ है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा तो फिर सर NH3 का वैलेंसी क्या होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, वैलेंसी जो है वो या तो परमाणु का निकलता है या फिर आपका रेडिकल्स का निकलता है या फिर आयन का निकलता है। वैलेंसी कभी भी यौगिक का नहीं निकलता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि NH3 क्या है सर, यौगिक है। तो आप सभी इसको और इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। NH4+ यानी कि अमोनियम क्या है, एक रेडिकल्स मूलक है, जबकि अमोनिया क्या है सर, तो एक यौगिक है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा। आप सभी कहेंगे सर विद्युत धनात्मकता तो हम लोग समझ रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता भी समझ रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा समझ में ही नहीं आती है, और इसी दोनों में से कोई एक आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी है।
ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। अच्छा जरा सा ये बताइए कि जब कोई भी चीज़ किसी के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा सर? तो आप सभी कहेंगे सर जोड़े जाने का मतलब हुआ वो उसके साथ बंध जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बंध जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। तो गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाकर के बंध जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब किसी उदासीन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन जाकर के जुटता है, कि जुटने में जो ऊर्जा लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी गैसीय उदासीन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन जुटता है तो जुटने का मतलब हुआ बंधना, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां पे बंधेगा। तो इलेक्ट्रॉन के बंधने में जो ऊर्जा लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब बात रह जाती है कि सर आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब ये भी बहुत कंफ्यूज करता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी परमाणु के बाह्य कोश से किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन के हटने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको क्या कहा जाता है सर? उसी को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहा जाता है। आप कहेंगे इसको कैसे याद रखें? यहाँ पे तो याद रखना आसान था कि इलेक्ट्रॉन बंधेगा यानी कि जुटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन हट रहा है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी परमाणु आपका आयन तभी बनाता है जब उससे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है या फिर गेन होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन हटेगा तो आयन बनेगा, तो आयन बनने के लिए आपको कौन सी ऊर्जा की जरूरत होगी? आप कहेंगे गुरुजी आयनन ऊर्जा की जरूरत होगी। तो ये आपका एक छोटा सा सरल भाषा में याद करने का तरीका है, आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। आप सभी कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। आपका यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इसको पूरा करना है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है, और फिर दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अस्थायी तापमान और दाब, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अस्थायी तापमान और दाब, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अस्थायी तापमान और आयतन, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अस्थायी परमाणु क्रमांक। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में आपसे कहा जा रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है। आप सभी कहेंगे पदार्थ की अवस्था क्या होती है सर? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पदार्थ है आपके प्रकृति में ये 5 अवस्था में मिलती है। कितने अवस्था में मिलती है? तो सर 5 अवस्था में मिलती है। कौन कौन सा? तो पहला होता है सर ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है आपका गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है सर बीईसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। आपसे पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है, अस्थाई नहीं होती है या अस्थाई नहीं होती है। आप सभी क्या कहते हैं कि सर ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये द्रव में बदल जाता है, द्रव को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? गैस में बदल जाएगा। और आप सभी फिर कहते हैं कि सर जब गैस को ठंडा करते हैं तो ये द्रव में बदल जाता है, और जब द्रव को और ठंडा किया जाता है तो ये ठोस में बदल जाता है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि जो ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो अस्थाई नहीं है। पदार्थ की अवस्था जो है वो अस्थाई नहीं है, यानी कि अस्थाई है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है, आप सभी कहेंगे सर अस्थाई नहीं होती है, पदार्थ की अवस्थाएं अस्थाई नहीं होती है। फिर आपके दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। भाई मेरे आप सभी देख रहे हैं कि जब आप ठोस को गर्म कर रहे हैं यानी कि क्या कर रहे हैं सर? तापमान दे रहे हैं।
ठोस को आप क्या कर रहे हैं सर, गर्म कर रहे हैं, मतलब तापमान दे रहे हैं, तो ये द्रव में बदल जा रहा है। फिर आप अगर कोई बर्फ को दबाते हैं तो सर वो पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि तापमान और दाब देने से पदार्थ की अवस्था में क्या होती है सर, परिवर्तन होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं अस्थायी नहीं होती है और पदार्थ की अवस्थाएं तापमान और दाब को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। तो आपका ये चीज आपके किस ऑप्शन में है, आप सभी कहेंगे सर ये ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। आप सभी कहेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो सर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट जो है वो पदार्थ की पांचवी अवस्था है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में आप सुधार कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड जो है वो मिस हो गया है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा सर, अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा सर, अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पहला ऑप्शन है एस्केलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि विभोज्योत्तक उत्तक। आप सभी कहेंगे सर चारों ऑप्शन में से हम कुछ भी नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबों को मालूम होगा कि प्लांट हो या एनिमल हो, उन सब के बॉडी में क्या रहता है, तो आप सभी कहते हैं सर टिश्यू रहता है। क्या रहता है, टिश्यू रहता है, उत्तक रहता है। यहाँ पे जिस उत्तक की बात की जा रही है वो किस में पाया जाता है सर, तो सर प्लांट में पाया जाता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पादप उत्तक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है आपका विभोज्योत्तक उत्तक। पहला कौन सा होता है सर, विभोज्योत्तक उत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अस्थायी उत्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं। आप कहेंगे ये क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि विभोज्योत्तक उत्तक वे उत्तक होते हैं जो पूरी तरह से क्या होते हैं सर, इमेच्योर होते हैं और साथ ही इसमें विभाजन करने की क्षमता होती है। इसमें विभाजन करने की क्षमता होती है। कौन सा विभाजन, घर वाला बंटवारा करेगा सर यहाँ पे, नहीं सर, इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है। और जो आपका अस्थायी उत्तक होता है इसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। और सरल भाषा में हम लोग कहते हैं कि जब विभोज्योत्तक उत्तक में विभाजन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है तब वो आपका किस में बदल जाता है, तो सर अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। और आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, विभोज्योत्तक उत्तक होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा क्या होता है सर, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग हिंदी में शीर्षस्थ विभोज्योतिक उत्तक कहते हैं। और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू को क्या कहते हैं सर, तो पार्श्वस्थ विभोज्योतिक उत्तक कहते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग अंतर्वेशी, हिंदी में क्या कहते हैं सर, अंतर्वेशी विभोज्योतिक उत्तक कहते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि विभोज्योत्तक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका अस्थायी उत्तक होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत कौन आ जाता है, तो आपके ऑप्शन में जो एस्केलेनकाइमा दिया हुआ है, पेरेनकाइमा दिया हुआ है और कोलेनकाइमा दिया हुआ है, ये सब के सब क्या है सर, तो सर ये सब के सब सरल अस्थायी उत्तक हैं। जबकि जो आपका जटिल अस्थायी उत्तक होता है इसके अंतर्गत कौन आता है, तो सर जाइलम आ जाता है और फ्लोएम आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं। आप सभी कहेंगे सर शुरू के जो 3 ऑप्शन है वो तो अस्थायी उत्तक के प्रकार ही हैं, जबकि जो चौथा ऑप्शन है उसके अंतर्गत तो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सिलिटेट कॉलमर एपिथेलियम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सरल स्क्वेमस एपिथेलियम, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अस्तरकृत स्क्वेमस एपिथेलियम, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोमर एपिथेलियम।
क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर ऐसा ऐसा नाम दिया हुआ है कि बहुत ही अटपटा लग रहा है सुन के ही, तो इसका आंसर क्या होगा ये कैसे पता चलेगा? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह आप कहते हैं कि सर प्लांट में टिश्यू पाया जाता है, ठीक उसी तरह आपके बॉडी में भी क्या पाया जाता है? टिश्यू पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है। और एनिमल टिश्यू को हम लोग कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तो सर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा होता है सर? तो पहला होता है उपकला उत्तक, जिसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दूसरा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। तीसरा होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग पेशी उत्तक कहते हैं। और चौथा होता है आपका नर्वस टिश्यू, जिसको हम लोग तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में जो उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, आपके बॉडी में जो उपकला उत्तक पाया जाता है, इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है सर स्क्वैमस एपिथेलियम। पहला कौन सा होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा होता है आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम। तीसरा होता है आपका कोलुमनर एपिथेलियम। और चौथा होता है आपका सिलिटेड, चौथा होता है आपका सिलिटेड एपिथेलियम। ध्यान में रखिएगा कि स्क्वैमस एपिथेलियम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर हम लोग इसको हिंदी में सल्की या सलकाव एपिथेलियम कहते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम को हिंदी में क्या कहते हैं? सल्की या सलकाव एपिथेलियम कहते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग हिंदी में घनाकार एपिथेलियम कहते हैं। और कोलुमनर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में सर? तो इसको हम लोग हिंदी में स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। और ये जो आपका सिलिटेड एपिथेलियम है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो रोमक या पक्षमाभी एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रोमक या पक्षमाभी एपिथेलियम कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ये आपके मुंह के ग्रास नली के आंतरिक स्तर को क्या करता है? बनाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में सिलिटेड कोलुमनर एपिथेलियम भी दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये किसी भी प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता है। नेक्स्ट आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम दिया हुआ है, ये क्या होता है? तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये आपके शरीर के बाह्य आवरण में पाया जाता है। बाह्य आवरण बोले तो त्वचा में पाया जाता है। और ये त्वचा को क्या करता है सर? सुरक्षा भी प्रदान करता है। जब कोई भी चीज़ सुरक्षा प्रदान करता है तो वो एक अपना लेवल बाय लेवल क्या करता है? अपना प्रोटेक्शन कवच तैयार करता है। ठीक उसी तरह आपके स्किन में जो ये आपका स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये क्या करता है कि परत दर परत अपना एक अस्तर तैयार कर लेता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? उसी को हम लोग स्तरित स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। और इंग्लिश में स्टेरेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में कॉलमर एपिथेलियम है। कॉलमर नहीं होता है, कोलुमनर होता है, यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियम होता है। और स्तंभाकार एपिथेलियम जो है, इसका काम क्या होता है? अवशोषण या श्रवण करना। और ये मुख्य रूप से कहां पे पाया जाता है? तो छोटी आंत के नीचे पाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? बहुत ही आसान सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि लैंगिक प्रजनन में डैश के का शामिल होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डैश के का डैश शामिल होते हैं। भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक प्रजनन होता है, उसमें विपरीत लिंग के 2 जनक शामिल होते हैं। विपरीत लिंग के कितने जनक शामिल होते हैं? तो सर 2 जनक शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विपरीत लिंग का मतलब तो सर मेल और फीमेल। और मेल और फीमेल क्या है सर? अलग अलग सेक्सुअल कैरेक्टर्स वाले हैं। और ये दोनों क्या हैं सर? तो डबल पेरेंट्स हैं। तो हम लोग ये कहते भी तो हैं कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट की जरूरत होती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। तो बस यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है कि लैंगिक प्रजनन में डैश के का डैश शामिल होते हैं। आप सभी कहेंगे लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग के 2 जनक शामिल होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है, एक कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका उभयचर होता है और जो रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि जो जल और थल दोनों में रहते हैं और जो रेंगने वाले होते हैं, अधिकांश इस तरह के जीव जंतु में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है सर? 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अब सर इसमें क्या होता है? तो सर 2 आलिंद रहता है और 1 निलय रहता है। 2 आलिंद और 1 निलय रहता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है, आप सभी कहेंगे 3 कक्षीय हृदय होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जो स्तनधारी है, यानी कि जो मेमेल्स है, उसमें कितने हृदय चैम्बर होते हैं, यानी कि हृदय कक्ष होते हैं? आप सभी ध्यान में रखना कि जो स्तनधारी होते हैं उसका जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। साथ ही साथ जो आपका पक्षी होता है, पक्षी किस वर्ग में आते हैं? एवीज वर्ग में आते हैं। तो जो पक्षी होता है इसमें भी क्या होता है सर? 4 कक्षीय हृदय होता है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ बाबू कि मछली का हृदय कक्ष कितना होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सर मछली में 2 हृदय कक्ष होते हैं। और अगर कोई ये पूछ ले कि चला ये बताओ कि मगरमच्छ में कितना हृदय चैम्बर होता है, हार्ट चैम्बर होता है, तो आप कहना सर मगरमच्छ में 4 हार्ट चैम्बर होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है मुख गुहिका, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वायु कोशिका, यहाँ पे वायु कोशिका नहीं होगा, वायु कोश होगा, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पित्ताशय, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बड़ी आंत। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर हमारा जो आहार नाल है वो मुख गुहा से शुरू होता है, यानी कि बकल कैविटी से शुरू होता है और बड़ी आंत पे जाके खत्म हो जाता है। तो हमारे ऑप्शन में जो मुख गुहिका है और जो पित्ताशय है, बड़ी आंत है, ये सब के सब क्या है सर? आहार नाल का हिस्सा है। जबकि जो वायु कोश है वो किसका हिस्सा है सर? तो ये तो श्वसन तंत्र का हिस्सा है। और वायु कोश कहाँ होता है सर? तो फेफड़ा में पाया जाता है। तो सीधे सीधे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है उपास्थि, जोड़, एरोलर, स्नायु। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गले में जो होता है, जो आपका छल्ला मौजूद है, ये किसका बना होता है? तो सर ये उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है? उपास्थि का। और आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका उपास्थि है, इसी से कान की भी हड्डी बनी होती है, कान की भी हड्डी बनी होती है। साथ ही साथ नाक की भी हड्डी किससे बनी होती है सर? उपास्थि से बनी होती है। और ये उपास्थि जो है ये हड्डियों के जोड़ पे भी क्या होता है? उपलब्ध होता है। हड्डियों के जोड़ पे भी क्या रहता है सर? उपलब्ध रहता है। आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका उपास्थि होता है ये क्या होता है सर? ये लचीला संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? लचीला संयोजी उत्तक होता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है डिम्बवाहिनी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है गर्भाशय ग्रीवा, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अंडाशय। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फीमेल के बॉडी से 3 टाइप के हार्मोन का स्रवण होता है। उसमें पहला होता है आपका एस्ट्रोजन। पहला क्या होता है? एस्ट्रोजन। दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा होता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। तीसरा कौन सा होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। ध्यान में रखिएगा कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? तो सर ये अंडाशय से निकलता है, यानी कि ओवरी से निकलता है। साथ ही साथ इसका काम क्या होता है? तो सर इसका काम होता है ब्रेस्ट को डेवलप करना, प्यूबिक एरिया में हेयर को लाना, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यू करना। और ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है? तो सर ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपका ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है? तो सर रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो बच्चों के जन्म में सहायता करता है, साथ ही साथ गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा रखता है और गर्भाशय को सिकुड़ने से बचाता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। आप सभी कहेंगे अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।